हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हथियारों का बड़ा सौदा होने वाला है। मैं उनका दामाद हूँ, वकील साहब। अगली सुबह, उत्तराखंड। सुबह 7 क्रोएशियाई खूने बजे। विक्रम का प्राइवेट जेट एक बड़े से गार्डन में उतरा। उस बड़ी सी जगह के बीचों बीच एक फार्म हाउस था, जो देखने में काफी सुंदर था। और इस फार्म हाउस का थीम भी पूरा ब्लैक था, और इसके फ्रंट गेट पर भी लिखा था, अब से ब्लैक पर्ल। यहाँ आसपास की जगह भी काफी खूबसूरत थी, और वहां भी टाइट सिक्योरिटी थी। हर तरफ ट्रेन एड गार्ड्स लगे हुए थे, जिनको देखकर ही पता चल रहा था कि उनसे टकराने वाला बच नहीं सकता। वही विक्रम सोती हुई आरवी को गोद में लेकर जेट से निकला और फार्म हाउस के अंदर बढ़ गया। अंदर अगर उसने आरवी को एक कमरे में सब उलाया, वो कमरा पर है खूबसूरत था। उसे सुलाने के बाद विक्रम ने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और खुद बाहर हॉल में आ गया। हॉल में आते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस डेविलिश हो गए, और वो वहां के लगे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। वही उसके सामने इस वक्त रोनित के साथ उसका एक खास आदमी भीमा भी मौजूद था। तभी विक्रम ने अपनी भारी आवाज में भीमा से कहा, क्या खबर है मेरे ससुराल वालों की? सुना है आजकल वो काफी प्लानिंग में लगे हुए हैं। जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर कौन सी खीर पका रहे हैं वो लोग मेरी स्वागत के लिए। इसके जवाब में भीम ने सर झुकाते हुए कहा, बॉस, कल सुबह ही उनके यहाँ एक वकील गया था, जिससे लगभग 2 घंटे उनकी बातचीत चली। और बाद में जब हमने उस वकील का पता लगाया तो हमें पता चला कि वो आपके गॉड फादर के वफादारों में से एक है। उनका नाम सामीर रजा है। हालांकि वो काफी सुलझे हुए इंसान हैं। हमने उनका बैकग्राउंड चेक किया है, वो काफी शरीफ मालूम पड़ते हैं। लेकिन वो फिलहाल आपके ससुराल क्यों गए थे इसका पता हमें नहीं चला। अगर आप कहे तो हम उनका किडनैप करवा ले। आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। कहते हुए भीमा चुप हो गया। वहीं उसके बाद पर विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर वो भले मानुष मालूम पड़ते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें उठाना चाहिए। एक काम करो, तुम मुझे उनका एड्रेस दो, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। ये सुनकर भीमा ने हाँ में सर हिलाया। फिर थोड़ा रुकते हुए दोबारा बोला, वैसे बॉस, आपके इंडिया आने से अंडरकवर एजेंट भी एक्टिव हो गए हैं। मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द यहाँ का काम निपटाकर वापस बर्लिन चले जाना चाहिए, वरना खामेखा आपको बेवजह की लड़ाइयां मोल लेनी पड़ जाएगी। उसकी बात पर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि ए एजेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इस दुनिया के हर कोने कोने में मौजूद मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जिस शहर जिस कंट्री भी जाता हूँ, ये लोग वहां मेरे पीछे रहते हैं। पर विक्रम वर्धान को पकड़ सके, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। कहते हुए विक्रम वहां से उठा और सीधे एक दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे में इस वक्त 4 लोग बैठे थे। कमरे में पूरा अंधेरा था और प्रोजेक्टर चालू था। वहीं एक लड़का प्रोजेक्टर के पास खड़ा अपने बाकी 2 साथियों से बोला, मुझे अपने खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि बहुत जल्द इस जगह पर हथियारों का बड़ा सौदा होने वाला है, और सारा माल समुद्र के रास्ते ही दूसरे देश जाने वाला है। और यही मौका है हमें अपने आप को साबित करने का, और एक बार फिर अपनी पोस्ट को वापस पाने का। उसकी बात सुनकर ग्रुप में बैठी एक लड़की काया ने उससे कहा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है नील, ये हमारे लिए आसान होगा? क्योंकि पिछली बार हम उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे थे, जिस वजह से हमें हमारे डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया, और अब हमारे पास ज्यादा कुछ हथियार भी नहीं है, तो हम कैसे उन लोगों का सामना करेंगे? उसकी बात सुनकर उसी के बगल बैठा हुआ उसका एक और साथी फिरोज कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। उसकी बात सुनकर नील और काया ने उसकी ओर देखा तो उसने उन लोगों को अपना प्लान बता दिया, जो सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। फिर अगली बार उनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और तीनों ने साथ में मिलाकर कहा, डोने, अब की बार जीत हमारी ही होगी। दोपहर का वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर एक बड़ा सा केबिन बना हुआ था। वहीं उस केबिन के इस वक्त मिस्टर सामिर रजा आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़ी ही गहराई से कुछ काम कर रहे थे। उनके केबिन में इस वक्त उनके अलावा उनका एक असिस्टेंट बोर भी मौजूद था, जो कि कुछ पेपर वर्क कर रहा था। पूरे केबिन में अभी पूरी तरीके से शांति थी कि तभी उस शांति को भंग करते हुए अचानक से केबिन का दरवाजा खुला और धड़धड़ाते हुए 8 से 10 हट्टे कट्टे आदमी हाथों में गन लिए जल्दी से अंदर आए, और तुरंत ही उन लोगों ने सामिर और उसके असिस्टेंट को होस्ट बना दिया। वहीं अचानक हुए इस इंसिडेंट से भोर घबरा गया। वहीं समीर ने तुरंत ही गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? ये कोई बैंक नहीं जहाँ तुम्हें लूटने के लिए कुछ मिलेगा। अगर तुम्हें लूटने ही है तो किसी बैंक में जाओ या किसी महंगी जगहों पर। यहीं पर तो सब कुछ मिलेगा वकील साहब,
पहले मौका तो दीजिए, परिचय भी देंगे और आने की वजह भी बताएंगे। आखिर करीबी है हम आपके। ये आवाज़ दरवाजे से आई थी, जो सुनकर वकील की नज़र एक बार फिर दरवाजे की ओर गई। सामने इस वक्त विक्रम फुल ब्लैक आउटफिट में रेडी अपने हाथों को पैंट के पॉकेट में डालें, चेहरे पर डेविलिश स्माइल लिए खड़ा था। उसने एक स्किन फिट एयर्ड ब्लैक पैंट और शर्ट के ऊपर एक ब्लैक लेदर जैकेट, वही ब्लैक लेदर शू पहन ए हुए आंखों पर शेड्स चढ़ाए विक्रम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। फिर चेहरे पर एक स्माइल के साथ विक्रम अपने भारी कदमों से सीधे अंदर आया और सामिर के सामने की चेयर पर पैर पर चढ़कर बैठ गया। वहीं सामिर ने उसकी इस हरकत पर भड़कते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम और इस तरह से मेरे ऑफिस में क्यों घुसे चले आए हो? और क्या कहा तुमने मेरे करीबी, तो जरा बताओ कि क्या लगती हो तुम मेरे? इसके जवाब में विक्रम ने अपने शेड्स उतारते हुए कहा, विनोद आहूजा, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। विनोद का नाम सुनकर समीर एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। फिर अगली ही पर उसने आंखें बड़ी करते हुए विक्रम से पूछा, तुम उन्हें कैसे जानते हो? इस पर विक्रम ने सीरियस होते हुए कहा, यानी आप भी उन्हें जानते हैं? हाँ, मैं उन्हें बखूबी जानता हूं, लेकिन तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? सामिर से ना समझी में पूछा। इस पर विक्रम ने चेहरे पर टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, मैं उनका दामाद हूं वकील साहब। विक्रम की आवाज सुनकर समीर को और भी ज्यादा झटका लगा और इस बार तो उन्होंने लगभग तेज आवाज में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी उनकी बेटी की शादी भी नहीं हुई और तुम खुद को उनका दामाद बता रहे हो? क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करता हूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कह रहे हो। ये कहते हुए समीर जल्दी जल्दी फोन ढूंढने लगा, लेकिन अभी वो फोन कॉल कर पता कि उससे पहले ही विक्रम ने उसके हाथ में फोन छीन लिया और बोला, अरे वकील साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो आपको खुद भी पूरी सच्चाई का नहीं पता, ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हैं, यह तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कहते हुए विक्रम ने उनके फोन को एक झटके में दीवार से दे मारा। उसकी इस हरकत पर समीर को बहुत गुस्सा आया और उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे सच्चाई नहीं पता? मुझे उनकी बेटी के बारे में सब कुछ पता है, बल्कि मैं कल ही उससे बात की है और उसने खुद अपनी प्रॉपर्टी के पेपर। कहते कहते समीर रुक गया। फिर अगले पल गुस्से से उसने विक्रम से कहा, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, फिर उसके लिए चाहे मेरी जान ही कब यूं ना चली जाए। अब तो मैं उसके प्रॉपर्टी के पेपर में कोई चेंज नहीं लाऊंगा। समीर की ये बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक टेबल स्माइल आ गई, पर उसने हैरानी कर नाटक करते हुए पूछा, किस प्रॉपर्टी की बात कर है आप? मैं कुछ समझ नहीं। उसकी बात पर सामिर ने जवाब देते हुए कहा, वही प्रॉपर्टी जो उसके पिता के अनुसार अब तक उसके होने वाले पति के नाम पर थी, जिसे मैं अब उसके नाम पर करने वाला था। लेकिन अब तुम जैसे गुंडे की हरकत देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। अब मैं उसका प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करूंगा, वरना तुम लोग जबरदस्ती उसे अपना बना लोगे। अब अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद आरू बिटिया की शादी एक अच्छी लड़के से करवाऊंगा और सब कुछ उसका हो जाएगा। समीर की बात सुनकर विक्रम जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ओह रियली? वैसे कहा है आहूजा साहब की लाडली बेटी? क्या आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, ना ही वो आहूजा मेंशन में है और ना ही अपने ननिहाल। विक्रम की बात सुनकर सामिर की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने बेयकीनी से कहा, ये नहीं हो सकता। कल सुबह ही मेरी उससे बात हुई, वो अपने ननिहाल में ही है और उसने खुद मुझसे कहा था कि वो अपने डैड की प्रॉपर्टी के पेपर बदलवाना चाहती है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। समीर की बात सुनकर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना फोन निकाला और उनके सामने एक वीडियो क्लिप रख दिया। वही सामिर ने जैसे ही वीडियो देखा, वो अपनी कुर्सी पर जम गया। वो कभी वीडियो को देखता तो कभी विक्रम को। वही विक्रम आराम से चेयर पर गोल गोल घूमते हुए हल्की स्माइल के साथ अपनी ही वीडियो देख रहा था। दरअसल वो वीडियो उसकी शादी की थी, जिसमें विक्रम के साथ साथ प्रमोद और प्रेमा भी नजर आ रहे थे, जो कि आज ही विक्रम के असिस्टेंट ने उसे दी थी। वही विक्रम फोन में शादी के टाइम उसके गोद में बैठी आरवी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वीडियो क्लिप खत्म हुआ और सामिर निशब्द चेहरे से विक्रम को देखने लगा। तभी विक्रम सीधे बैठा और फोन को बंद करते हुए अपने गाइड्स को बाहर जाने का इशारा किया। सामिर अभी भी चुप थे। तभी विक्रम ने सीरियस फेस के साथ कहा, अब सच आपके सामने है, क्योंकि ये शादी 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, तो इसका मतलब ये आरा कुछ मेरे छोटे ससुर जी का किया कराया है। वो जानबूझकर आपको धोखा दे रहे हैं। इतनी गौर से मत
देखिए, गैंगस्टर नजरों में आता है, समझ में नहीं। दरअसल वो वीडियो उसकी शादी की थी, जिसमें विक्रम के साथ साथ प्रमोद और प्रेमा भी नजर आ रहे थे, जो कि आज ही विक्रम के असिस्टेंट ने उसे दी थी। वहीं विक्रम फोन में शादी के टाइम उसके गोद में बैठी आरवी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वीडियो क्लिप खत्म हुआ और सामिर निशब्द चेहरे से विक्रम को देखने लगा। तभी विक्रम सीधे बैठा और फोन को बंद करते हुए अपने गाइस को बाहर जाने का इशारा किया। सामिर अभी भी चुप थे। तभी विक्रम ने सीरियस फेस के साथ कहा, अब सच आपके सामने है। आरवी आहूजा मेरी यानी विक्रम वर्धान की बीवी है और ये शादी 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये सारा कुछ मेरे छोटे सस उर्जी का किया कराया है। वो जानबूझकर आपको धोखा दे रहे हैं और आप इतनी वक्त से धोखा खाते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरवी आहूजा कभी अपने ननिहाल थी ही नहीं। वो हमेशा से आहूजा मेंशन में प्रमोद आहूजा की कैद में थी। सामिर जैसे जैसे विक्रम की बात सुन रहा था, उसे हैरानी के साथ बहुत ही गिल्ट महसूस हो रहा था। क्यों कि अगर उसने कभी आमने सामने आरवी से मिलने की बात कही होती तो शायद आज उसे सच पहले ही पता चल जाता। लेकिन वो भी प्रमोद की बातों में आता रहा और इतने सालों से उसने आरवी को देखा तक नहीं। कुछ पल की शांति के बाद शामिर ने विक्रम से दबी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? इसके जवाब में विक्रम ने इमोशनलेस फेस के साथ कहा, आप उससे फेस टू फेस कितने साल पहले मिले थे? इसकी जवाब में शामिर में कुछ सोचते हुए कहा, मैं उसके 7वें बर्थडे पर उससे मिला था। विनोद के मरने के बाद उस समय वो अपने ननिहाल से आहूजा मेंशन आई थी, लेकिन तब वो थोड़ी बीमार थी। उसकी कुछ दिन बाद जब मैं फिर से उससे मिलने गया तब प्रमोद कि वो वापस से उसके ननिहाल चली गई है, क्योंकि यहाँ पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद से हर बर्थडे पर मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन आमने सामने मिलने की कभी नौबत ही नहीं आई। लेकिन प्लीज अब तुम मेरी उससे बात करवा दो, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सामिर की बात सुनकर विक्रम सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोला, क्या गारंटी है कि वो आपको पहचान लेगी? विक्रम की बात सुनकर सामिर ने उदासी से जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझे अच्छे से जानती है। उसके बचपन में मैं हमेशा उससे मिला करता था और वो मुझसे खेला करती थी। उसकी माँ के जाने के बाद विनोद और मैं अक्सर ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ ही बित आते थे, लेकिन सेफ्टी रीजन की वजह से विनोद ने उसे उसके ननिहाल भेज दिया। फिर मेरी उससे मुलाकात कम हो गई, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उससे बात किया करता था। पर अब तुम्हारी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ना जाने किस लम्हे से मैंने उससे बात नहीं की है, पर मुझे यकीन है कि वो मुझे पहचान लेगी। तुम एक बार मेरी उससे बात तो करवाओ। इस पर विक्रम ने बिना भाव के कहा, अभी आपसे उससे बात नहीं कर सकते। अब कल आप सीधे उसके बर्थडे पार्टी में उससे मिलिएगा, लेकिन अभी आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। आप कल आहूजा मेंशन क्यों गए थे और अभी आपने किस प्रॉपर्टी की बात की थी? आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं मेरे छोटे ससुर जी? विक्रम की बात सुनकर समीर को अचानक से याद आया और उसने तुरंत अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, अब मैं समझा कि आखिर क्यों कल प्रमोद ने मुझे इतनी सुबह सुबह अपने घर बुलाया था और क्यों वो चाहते थे कि आरवी अपनी प्रॉपर्टी के पेपर को बदलवा दे। सामिर आपको खुद से बात करता देख विक्रम में इरिटेट होते हुए कहा, ओ वकील साहब, जब मैं आपके सामने बैठा हूं तब आप खुद से ही क्यों बातें किए जा रहे हैं? पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। इसके जवाब में शामिर ने गहरी सांस भरते हुए विक्रम को बताना शुरू किया, देखो विक्रम, बात कुछ ऐसी है कि विनोद ने अपनी बेटी के होने वाले पति के नाम पर बहुत पहले ही कर दी थी। हालांकि मैंने उससे मन भी किया था कि न आ जाने उसका पति कैसा होगा कैसा नहीं, वो अभी से ऐसा ना करें। लेकिन विनोद के आप हमसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी बेटी के लिए पहले से ही किसी को देख रखा हो। इसीलिए उसे अपने दामाद पर पूरा भरोसा था, जिससे उसने सारी प्रॉपर्टी पहले ही उसके नाम पर कर रखी थी। वो भी ये तब होता जब आरवी की शादी 19 साल की उम्र होने से पहले हो जाती तब, वरना ऑटोमेटिक ये सब कुछ ट्रस्ट को चला जाता। फिर सामिर ने आगे कुछ सोचते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर विनोद ने इतना सब कुछ पहले से कैसे सोच रखा था, क्योंकि वो अपने भाई की चाल बहुत पहले से जानते थे। ये बात अचानक से विक्रम ने कहा। उसकी इस बात पर समीर ने ना समझी में उससे पूछा, मैं कुछ समझ नहीं, आखिर क्या जानते थे वो? ये सुनकर विक्रम ने सामिर को गंभीरता से बताया, 16 साल पहले हुए उसे हादसे में जब अंकल मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उसी वक्त उन्होंने मुझे अपना अंडरवर्ल्ड का बिजनेस संभालने के लिए दिया था और उन्होंने ही मुझसे वादा लिया था कि जब मैं काबिल हो जाऊंगा तब मुझे उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करना होगा। उससे शादी करने के बाद ही हो सकता था। इसीलिए उनका वादे को पूरा करने के लिए मैं इंडिया आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऑलरेडी उसकी शादी हो रही होगी।
लेकिन अब आपकी ये प्रॉपर्टी वाली बात सुनकर मुझे समझ आया कि आखिर इसीलिए मुझे उससे शादी करने के लिए कहा था। अब सारा सच सामने था। विक्रम ने आज जाना था कि क्यों विनोद ने उसे उसकी बेटी से शादी करने के लिए कहा। वहीं अंदर विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि विनोद ने उसे एक तरह से अपना सब कुछ बहुत पहले ही दे दिया था। आज उसके दिल में विनोद के लिए और भी ज्यादा सम्मान और समर्पण का भाव आ गया था। तभी कुछ पल की शांति के बाद शामिर ने विक्रम से पूछा, तो अब आगे का क्या प्लान है दामाद जी? दामाद जी सुनकर विक्रम मुस्कुराया और बोला, करना क्या है वही करिए जो आप करने वाले थे, लेकिन आप मेरे लिए। मैं कुछ समझा नहीं। प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी तुम्हारा नाम हो गई है फिर? समीर ने नासमझी में पूछा। इस पर विक्रम मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, फिर भी आप एक और प्रॉपर्टी के पेपर से बनाइए जैसा वो लोग चाहते हैं। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो लोग मेरी बीवी से उसे पर साइन कैसे लेते हैं। लेकिन हाँ, डुप्लीकेट होनी चाहिए और पुराने पेपर्स आप मुझे दे दीजिए। ये सुनकर समीर आखिर में मुस्कुराए और हाँ करते हुए उन्होंने ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर्स विक्रम के हाथों में दे दिया। पेपर्स देखकर विक्रम मुस्कुराया और आखिरी में बोला, आप एक और पेपर्स बनाए जिसमें मैं ये लीगली मेंशन होगी ये सब कुछ मेरे नाम पर है। विक्रम की बात पर सामिर के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस एकटक उसे देखने लगे जैसे वो विक्रम के चेहरे के भाव बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तभी विक्रम अपनी जगह से उठते हुए गहरी आवाज में उनकी आंखों में देखते हुए बोला, इतनी गौर से मत देखिए वकील साहब, मैं नजरों में आता हूं, समझ में नहीं। फिर अगले पल चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, वेल, आज के लिए और कल के लिए इनविटेशन। कल शाम 7 बजे होटल अब से ब्लैक पर्ल पहुंच जाइएगा। मेरी बीवी का बर्थडे और होटल की इनॉग्रेशन पार्टी में। उसकी बात पर सामिर हल्का सा मुस्कुराया और हाथ मिलाते हुए बोला, इट्स ओके विक्रम, आज अगर तुम ना आए होते तो तुम मुझसे वो पाप हो जाता है जिसके लिए शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। बल्कि थैंक यू सो मच कि तुम यहाँ आए और तुमने मुझे ये सारी सच्चाई बताई। कल मैं जरूर तुम्हारी पार्टी में आऊंगा। उनकी बात पर विक्रम मुस्कुराते हुए हाथ में पेपर से लेकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी ओर एवी का फार्म हाउस अब तक काफी शाम हो चुकी थी। वहीं आरवी को नौकरों ने ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का स्नैक्स सब कुछ टाइम पर करवा दिया था। हालांकि उसने विक्रम के बारे में पूछा था तो उसे पता चला कि वो बाहर जरूरी कम से गया है तो शाम तक वापस आएगा, जिस वजह से वो अभी गार्डन में मौजूद फ्लावर्स को देखते हुए उन पर बैठी बटरफ्लाइज का पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और जब उन्हें पकड़ ली थी तो खिलखिलाकर हंस देती और छोड़ देती, लेकिन जब नहीं पकड़ पाती तो उदासी से मुंह फुला लेती और दूसरी के पीछे भागती। आरव ई ने इस वक्त एक बेबी पिंक कलर की मिडी ड्रेस पहन रखी थी जो किनी लेंथ तक थी। वहीं उसके लंबे बाल खुले हुए थे जो हल्के हल्के हवा में उड़ रहे थे। इस बात से अनजान की कोई अपनी इंडे संजरों से उसे देख रहा है। वो अपनी ही मस्ती में इधर से उधर किसी रैबिट की तरह फुदकते हुए खेल रही थी। तभी अचानक दौड़ते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और एक दर्द भरी आवाज के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वो जैसे ही गिरने वाली होती हैं कि तभी किसी के 2 मजबूत हाथों ने उसे हवा में ही उठा लेते हैं। ऐसा होते ही आरवी ने झट से अपनी झील सी नीली आंखें खोली तो उसकी आंखें सामने रहे विक्रम की ओस इयन ग्रीन आंखों से जा मिली। दोनों का चेहरा बेहद करीब था, जिसे देखकर अचानक आरवी घबरा गई और डरते हुए मासूमियत से बोली, सो सॉरी गैंगस्टर, लेकिन मैं आपके गार्डन को खराब नहीं किया। सच्ची, मैं तो बस उन बटरफ्लाइज को पकड़ रही थी, लेकिन वो ही बदमाश थी जो रोड से उड़ गई। गंदी कहीं की, कहते हुए उसने छोटे बच्चे की तरह पाउट बना लिया। वहीं विक्रम ने जब उसकी ऐसी बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने आरवी को हल्का सा डांटते हुए कहा, अभी अगर गिर जाती, चोट लग जाती तब क्या तुम घर के अंदर नहीं खेल सकती थी? ये कहते हुए वो उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा। वहीं उसकी ये सुनकर आरवी थोड़ा डर गई और उसी तरह बोली, मैं तो कब से अंदर ही थी, पर अंदर रहते हुए मैं बोर हो गई थी इसलिए बाहर आई। पर क्या आप मुझे इसकी पनिशमेंट देंगे? पनिशमेंट का नाम सुनकर विक्रम के चेहरे पर फिर टेढ़ी स्माइल आ गई। फिर उसने आरवी के लिप्स को देखते हुए हल्की कड़क आवाज में कहा, अब आज तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। कहते हुए वो आरवी को लेकर रूम की ओर बढ़ गया। मुझे गिफ्ट में मून चाहिए, उडिडन गिफ्ट में किस। विक्रम आरवी का हाथ पकड़कर सीधे मून के पास रखी उस ढकी हुई बड़ी सी चीज के पास पहुंचा। वहीं आरवी अभी भी बस उसे ही देखे जा रही थी। तभी विक्रम ने उसे चीज के ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसके अंदर शीशे में बंद एक आरवी के जितनी बड़ी सी डॉल थी। उसे देखकर आरवी हैरान हो गई। फिर अगले ही पल वो खुशी और एक्साइटमेंट के साथ विक्रम से बोली, गैंगस्टर, क्या ये डॉल मेरे लिए है? क्या मैं इसके साथ खेलूंगी? क्या मैं इसे ले लूं? ये कहते हुए आरवी यूएस डॉल की ओर झपटी,
लेकिन अभी वो उसे छू पाती कि उससे पहले ही क्रम ने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो सीधे उसके सीने से जा टकराई। तभी विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसे रोककर बोला, है फुग्गू, ये कोई डॉल नहीं है जिसके साथ तुम खेलोगे, बल्कि ये केक है। रुको, मैं अभी इस खोलता। ये कहते हुए विक्रम ने उसे शीशे के बड़े से जार को खोल दिया और उसके अंदर ट्रॉली पर रख एक केक को बाहर निकाला। वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक वाकई बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वहीं फुग्गी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। फिर विक्रम ने उसे नाइफ पकड़ाते हुए केक कट करने को बोलता है। उसकी बात सुनकर आरवी ने उसके हाथ से नाइफ ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो केक को कट कैसे करे। वहीं विक्रम को जैसे समझ आ गया हो, फिर उसने आरवी को पीछे से पकड़ते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर आहिस्ता से केक को कट कर दिया। फिर उसने केक की बाइट आरवी को खिला दी। वहीं आरवी ने बड़ा सा मुंह खोल के उसके हाथ में ली हुई पूरी केक को अपने मुंह में भर लिया, और उसकी इस हरकत से विक्रम अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। फिर विक्रम ने उसे हाथ पकड़कर पास के टेबल चेयर पर बैठाया और फिर उसे अपने हाथों से केक सर्वे किया। वह आरवी इन सब चीज़ों से काफ़ी एक्साइटेड थी और खुश, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी केक को फिनिश कर देती है। वही विक्रम बस लगातार उसे ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद आरवी फ्री हुई तो उसके फेस पर नोज पर केक लगा हुआ था, जिसमें वो काफ़ी क्यूट नजर आ रही थी। फिर विक्रम ने आगे बढ़ ढककर उसके चेहरे को टिश्यू से क्लीन कर दिया। फिर उसके हाथों को क्लीन करके उसे अपने हाथ में लेते हुए प्यार से बोला, हैप्पी बर्थडे अगेन। वैसे क्या तुम्हें ये सब आया? और इसके जवाब में आरवी ने खुशी से 3-4 बार हाँ में सर हिलाते हुए चहकते हैं वे कहा, यस, आरू को ये बहुत पसंद आया। क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? इस पर विक्रम ने उसकी नाक को हल्की सी पिंच करते हुए कहा, हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। उसकी बात सुनकर आरवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। इसी के साथ वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। फिर वो अपनी दोनों बाहों को फैलाकर आसमान की ओर देखते हुए राउंड राउंड घूमन लगी और खिलखिलाते हुए हंसकर बोली, वाह, ये सब कुछ कितना प्रिटी है। ये ब्लॉन्स, ये फ्लावर और सबसे प्यारा ये मून। कहते हुए आरवी फुदकते हुए उस हाफ मून के पास चली गई। मून के ऊपरी कोने से लेकर नीचे तक आरवी की पिक्चर लगी हुई थी, जो लगभग उसके बचपन की थी। वो मून काफी प्रीटी पर शाइनिंग लग रहा था। वहीं इस वक्त विक्रम के हाथ में उसका फोन था, जो कि आरवी की वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। इधर आरवी इन सब चीजों से अनजान अपनी ही मस्ती में लगी हुई थी। मून के पास पहुंचकर आरवी खुशी के साथ कभी अपनी पिक्चर्स को देखते तो कभी उधर ब्लॉन्स के साथ खेलती। उसकी ये मस्ती काफी देर तक चली, जिसे विक्रम ने नहीं रोका। लेकिन तभी आरवी ने उसे आवाज देते हुए कहा, गैंगस्टर, प्लीज इधर आओ ना। आरू को इस मून पर बैठना है, उसकी हेल्प कर दो। इन प्लीज, अब ये मत कहना कि वो मून पर कैसे बैठेगी। कुछ मून की साइज बड़ी सी है और चौड़ी भी। आप इसे एक मून टाइप सोफा या बेंच समझ सकते हैं, या झूला भी। विक्रम ने जैसे ही उसके बात सुनी, उसने तुरंत अपना फोन अपने पॉकेट में डाल दिया। फिर वह भी उठकर मून की ओर चला गया। उसके पास आते ही आरवी ने उसकी ओर देखते हुए अपनी बाहें छोटे बच्चों की तरह फैला दी और क्यूट स्माइल के साथ उसे देखने लगी। उसे ऐसा करता देख विक्रम की आंखें छोटी हो गई, लेकिन अगली बार उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसने आरवी को गोद में लेकर मून पर बिठा दिया। उसकी ऐसा करने से आरवी खुश हो गई। फिर उसने खुशी से अपनी बगल हाथ को टैप करते हुए विक्रम को भी बैठने का इशारा करके बोली, आओ चलो, यहाँ से बैठकर हम रियल मून देखेंगे। उसकी बात मानते हुए विक्रम भी इस बगल बैठ गया। वही और भी चेहरे पर स्माइल लिए आप आसमान में खेले पूरे चांद को देख रहे थे, लेकिन विक्रम की नज़र और भी के चेहरे से नहीं हट रही थी। इसके लिए हुई चांदनी में आर्मी और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। इस वक्त उसने वही बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहन रखा था। इसकी लंबे बाल पूरे खुले हुए थे, जिनमें कोई क्लिप वगैरह नहीं थी। आरवी के पैरों में कोई स्लिपर्स नहीं थी, क्योंकि विक्रम उसे नींद से उठाकर लाया था। वहीं उसकी झील सी नीली आंखें आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज लगभग 3 दिन हो गया था उसे विक्रम के पास आए, और आज विक्रम में उसे पहली बार इतना खुश देखा था, और बेहद गरीब भी। अचानक से विक्रम की नज़र आसमान में रहे चांद पर गई, और फिर उसने आरवी की ओर देखा। ऐसा उसने 2 बार किया, और तीसरी बार फिर से उसकी नज़रें आरवी के चेहरे पर टिक गई, और उसने खुद से कहा, ये मुस्कुराता चेहरा, ये झील सी आंखें। देखते होंगे लोग आसमान में चांद बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है, पर उत्तर आया है, मेरा चांद तो खुद जमीन। खुद से ये कहते हुए उसने आरवी के चेहरे पर आए बालों को साइड कर दिया, और आरवी से बोला, आज तुम्हारा बर्थडे है, तो बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। इसके जवाब में आरवी अभी जो चांद को देख रही थी, उसने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, गिफ्ट? क्या अभी मुझे और भी गिफ्ट मिलेंगे? इस पर जवाब में विक्रम ने कहा, हाँ,
बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकती हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें वो सब कुछ जरूर दूंगा। ये सुनकर आरवी के चेहरे पर जरूर से ज्यादा बड़ी स्माइल आ गई और उसने जल्दी से विक्रम से कहा, तो ठीक है, फिर मुझे ये मून चाहिए। मैं एवरी नाइट इस पर बैठकर ऐसे ही चांद को देखूंगी। उसकी इस बात पर विक्रम ने नॉर्मली आसमान की ओर देखते हुए कहा, ये तो ऑलरेडी तुम्हारा ही है, लेकिन तुम हर रात यहां बैठकर चांद नहीं देख सकती क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? विक्रम की बात पर आरवी ने मुंह फूलते हुए कहा। तो इस पर विक्रम ने फिर से उसी तरह नॉर्मल लहज में जवाब देते हुए कहा, क्यों कि हम कुछ ही दिनों में मुंबई वापस जाएंगे। हाँ, लेकिन वहां पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही मून टेरेस पर बनवा दूंगा, डोंट वरी। विक्रम की इस बात पर आरवी ने भी आसमान की ओर देखते हुए उदासी से कहा, लेकिन मैं तो मुंबई कभी नहीं गई। क्या? आरवी की आवाज सुनकर शांति से बैठा विक्रम कुछ ज्यादा ही तेज से बोल पड़ा। क्या कहा तुमने? आज से पहले तुम कभी मुंबई नहीं गई? क्या तुम भूल गई कि अभी कल ही तो हम मुंबई से यहां आए थे? विक्रम की आवाज सुनकर आरवी ने उससे भी ज्यादा तेज हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो जब से आपसे मिला हूं तब से यहीं पर हूं। मैं तो कहीं नहीं गई, कहीं नहीं आई। उसकी इस बात पर विक्रम कुछ कहने ही अचानक से उसके दिमाग में क्लिक किया कि जब वो आरवी को लेकर यहां से गया था तब वो बेहोश थी, और जब वहां से लेकर आया था तभी भी वो सो रही थी, और पूरे टाइम वो सो ही रही थी। वहीं सबसे बड़ी की मुंबई का मेंशन हूं बहू इसी की तरह था, लेकिन ये वाला साइज में थोड़ा छोटा है। लेकिन आरवी नादान को इतना ध्यान नहीं, क्योंकि वो इतना ध्यान देती ही नहीं लगती। ये याद आते हैं विक्रम ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की अब तक इस बात से अनजान थी कि उसने 2 दिन में कितना ट्रेवल कर लिया और इसे पता भी नहीं चला। तभी फिर से उसे आरवी की आवाज आई जो इस बार नाराजगी से बोली, झूठे गैंगस्टर, अगर आपको ये मून मुझे नहीं देना तो मत दो। झूठ तो मत बोलो, काम से कम। पर मैं तो यहां से कहीं नहीं गई, हमेशा यही रहती हूं, सच्ची। आप चाहो तो अपने गार्ड्स से पूछ लो। कहते हुए उसने मुंह फुलाकर विक्रम से मुंह मोड़ लिया। उसकी इस नादानी और मासूमियत पर विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें, लेकिन फिर उसने गहरी सांस भरते हुए आखिर में आरवी से कहा, तुम ठीक कह रही हो फुग्गी, पहले मैं तुम्हें ये मून नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आज से ये मून तुम्हारा। तुम आराम से यहां बैठकर आसमान वाले मून को देख सकती हो। ये बात सुनते ही आरवी एक बार फिर खुश हो गई और उसने विक्रम की ओर देखते हुए बेयाकिनी से कहा, क्या सच में? आज से ये मून मेरा हो गया? इस पर विक्रम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो आरवी ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच गैंगस्टर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है और आरू को ये बहुत पसंद आया। उसकी ये बात सुनकर अचानक से विक्रम के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और उसने आरवी से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो उसके लिए तुम्हें भी मुझे रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए? रिटर्न गिफ्ट वो क्या होता है? आरवी में ना समझी मैं उससे पूछा। तो विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा, रिटर्न न गिफ्ट मतलब ये कि जैसे मैंने तुम्हें खुश किया तो इसके बदले में तुम भी मुझे खुश करो और मुझे गिफ्ट दो। उसकी बात सुनकर आरवी ने उदासी से गर्दन झुकाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं भला आपको क्या ही दे सकती हूँ? आरवी के ये कहने पर विक्रम ने उसे झटके से उठाकर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, मुझे कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, तुम मुझे बस एक छोटा सा गिफ्ट भी दे सकती हो। इस बार आरवी ने फिर से ना समझी में कहा, कौन सा छोटा सा गिफ्ट? परमिशन। विक्रम ने एक हाथ से उसे अच्छे से होल्ड करते हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे को सहलाते हुए गहरी आवाज में उससे कहा, मुझे तुमसे छोटी सी परमिशन चाहिए फुग्गू। विक्रम की ये बात सुनकर आरवी ने कुछ सोचा, फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए बोली, ओह तो आपको ये चाहिए? अब मुझे याद आया कि आपने कहा था कि ये पूरा घर आपने मुझे ही दे दिया है, पर यहाँ कुछ भी करने के लिए आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, और अगर आप मांग ही रहे हैं तो ठीक है, मैं दे देता हूँ। उसके इस जवाब से विक्रम एक बार फिर स्पीचलेस हो गया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, फुग्गी, मुझे इस घर में काम करने की परमिशन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने की चाहिए। इस पर भी आरवी ने लापरवाही से कहा, ओके, और उसकी गोद में अच्छे से बैठते हुए उसके कंधे पर सर रखकर वापस से आसमान के चांद को देखने लगी। इस पर विक्रम ने एक बार फिर से उसे पूछा, एक बार फिर से सोच लो फुग्गी, फिर बाद में मुझे कुछ मत कहना। अरे हाँ बाबा, नहीं कहूंगी, जो करना है कर लो, कहा ना मैंने। तो एक ही सवाल आप कितनी बार पूछेंगे? ये बात आरवी ने मुंह फुलाकर पाउट करके विक्रम की ओर देखते हुए कहा। वहीं उसकी इस बात पर विक्रम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने एक झटके में उसके फूले गाल को अपने हाथों में लिया
और बिना एक पल गवाए उसके पाउटी लिप्स को अपने कैद में ले लिया और बेहद प्यार से उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत से आरवी की आंखें बड़ी हो गई। वो लगातार अपनी पलकें झपकाते हुए मासूमियत से उसे देख रही थी। वहीं विक्रम आंखें बंद किए एक एहसास के साथ उसे प्यार से किस कर रहा था। इस बार वो आरवी को सांस लेने का पूरा मौका दे रहा था, जिस वजह से उसके ऐसा करने से आरवी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये किस ज्यादा ही लॉन्ग हो गई, इतनी ज्यादा कि आरवी उसकी गोद में ही सो गई और उसका चेहरा विक्रम की हाथ में ढीला पड़ गया, जिसका एहसास विक्रम को जल्दी ही हो गया। तब जाकर वो उससे अलग हुआ और एक नज़र उसके पूरे चेहरे को देखा, जो कि बहुत ही मासूम लग रहा था। उसे देखकर विक्रम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मेरी जान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे मिलेगी, पर तुम ऐसे ज्यादा परफेक्ट हो। ये कहते उसने आरवी के फोरहेड को प्यार से चूम लिया और उसे गोद में लेकर नीचे कमरे में चला गया। कमरे में आरवी को अच्छे से सुलाने के बाद विक्रम ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और खुद रूम के बाहर चला गया। फिलहाल सुबह के 3 बज रहे थे। विक्रम कमरे से निकलकर फार्म हाउस के बैकयार्ड में आया, जहां इस वक्त रोनित और उसका खास आदमी भीमा मौजूद था। आज तो मेरा बर्थडे है, मुझे नहीं मरना। फिलहाल सुबह 4 क्रोएशियाई कोने बज रहे थे। विक्रम कमरे से निकलकर फार्म हाउस के बैकयार्ड में आया और वहां मौजूद सोफे पर एक किंग की तरह पैर पर पैर चढ़ाए बैठ गया। फिलहाल उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वही उसके सामने इस वक्त उसका असिस्टेंट रोनित और उसका खास आदमी भीमा मौजूद था। दोनों काफी सीरियस नजर आ रहे थे। तभी विक्रम ने उन दोनों से भारी आवाज में पूछा, आज की पार्टी की तैयारी हो गई? आई होप तुम लोगों ने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर दिया होगा, क्योंकि गलती को मैं वैसे भी टॉलरेट नहीं करता। इसी जवाब में भीमा ने सबसे पहले कहा, इस बॉस, आपके नए होटल का सारा काम कंप्लीट हो गए है। वो ओपनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और आज शाम की पार्टी के लिए भी मैंने सारी तैयारी करवा दी है। सिक्योरिटी का भी फुल बंदोबस्त है। आपकी इज्जत के बिना ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता। आपको मेरे काम में शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। भीमा की बात पर विक्रम ने कहा, वेरी गुड, तुमसे मुझे यही उम्मीद है। अब तुम आज कब ई दोनों पार्टी की सारी तैयारी मैनेज करोगे? उसके बाद उसने रोनित की ओर नजरें घुमाई। उसके इस एक नज़र से ही रोनित समझ गया कि विक्रम उससे क्या पूछना चाहता है, जिस वजह से उसने जवाब में कहा, ऑफ कोर्स बॉस, मेरा काम भी हो गया है। मैंने हर जगह इनविटेशन दे दी है और सभी लोग आपकी पार्टी में आने के लिए एक्साइटेड हैं, आपके दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी। रोनित की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया, फिर आगे बोला, वाह, मंत्री जी भी आने के लिए मान गए, ग्रेट। वैसे मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मान जाएंगे। बहुत लकी में। खैर, मेरे ससुराल में तो न्योता दे दिया है ना तुमने, भूले तो नहीं? इस पर रोनित ने जल्दी से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बॉस, उस जगह की मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। सबसे पहला इनविटेशन आपके छोटे ससुर जी को ही दिया था। आखिर उनकी भतीजी की बर्थडे पार्टी है। इस पर विक्रम ने उसे भौहें चढ़ाकर देखा, फिर बोला, ऑल राइट, सब कुछ डन हो चुका है, तो यानी अब बस धमाके की बारी है। फिर विक्रम ने उन दोनों को काफी सीरियस वे में समझाते हुए कहा, आज की पार्टी में मंत्री जी का खास ख्याल रखना, क्योंकि हमारे आने वाली डील में उनका हमारे सपोर्ट में होना बहुत जरूरी है। तभी हम अपना सारा माल इजीली इंडिया से बाहर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, इसलिए उनको गलती से भी नाराज मत होने देना। वो अपनी खातिरदारी में जो भी मांगते हैं उन्हें वो सब देने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। इस पर भीमा और रोनित ने हाँ में सर हिला दिया। फिर कुछ एक पल रुकने के बाद विक्रम ने रोनित से पूछा, और मैंने तुम्हें जो स्पेशल काम दिया था उसका क्या हुआ? कोई मिली कि नहीं? विक्रम की बात पर रोनित ने सर खुजाते हुए धीरे से कहा, सॉरी बॉस, लेकिन आज का काम ही इतना ज्यादा था कि मैं उस काम पर फोकस ही नहीं कर पाया, जिस वजह से अभी तक कोई नहीं मिली, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। रोनित की बात सुनकर विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम प्रोफेशनल काम पर ध्यान दो, पर्सनल काम रहने दो, वो काम अब मैं खुद कर लूंगा। फिलहाल तुम दोनों जाओ और जाकर रेस्ट करो, क्योंकि आज शाम बहुत लंबी होने वाली है और बहुत ही धमाकेदार भी, जिस वजह से तुम दोनों को काफी एनर्जेटिक रहना है। उसकी इस पर दोनों ने एग्री किया और उसे ग्रीट करते हुए वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद विक्रम ने किसी को कॉल मिलाया तो दूसरे ही पल उधर से किसी ने फोन उठा लिया। फोन कॉल उठाते ही विक्रम ने कहा, हे आई नीड योर हेल्प। इसकी जवाब में उधर से किसी ने कुछ कहा तो विक्रम ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। फिर खुद से थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अब शुरू होगा असली खेल। बहुत कर लिया तुम लोगों ने मेरे बीवी के पैसों पर अब नहीं। अपनी फुग घी के हर एक आंसुओं की कीमत तुम लोगों के खून से ना चुकाया तो मेरा नाम भी विक्रम वर्धान नहीं। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया।
सुबह के 10 बज रहे थे जब विक्रम हॉर्स राइडिंग करके कमरे में आया। इस वक्त वो पूरा पसीने से लथपथ था, जिस वजह से कमरे में आते ही उसने एक नज़र आरवी को देखा, जो कि पिलो में मुंह छुपाए चैन की नींद सो रही थी। फिर विक्रम वॉशरूम की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर में विक्रम शावर लेकर वापस आया और क्लोजेट में चला गया। वही आरवी अभी भी सो ही रही थी। कुछ ही देर में विक्रम नॉर्मल कपड़ों में रेडी होकर बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नज़र बिस्तर पर सो रही आरवी पर गई, तो उसने गहरी सांस लेते हुए अपने कदम उसके ओर बढ़ा दी। आरवी के पास आकर सबसे पहले विक्रम ने उसके चेहरे से तकिया हटाए। उसके बाद उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को धीरे से कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को देखा, जिस पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर विक्रम ने की आंखें छोटी हो गई और वो आरवी को उठाते हुए बोला, हे फुग्गी वेकूप, कितना सोगी आज तुम? विक्रम की आवाज पर आरवी ने कसमसाते हुए निंदाई आवाज में कहा, ओ गैंगस्टर रुको ना, अभी मुझे वो और चाहिए, मुझे उसे लेने दो। कहते हुए आरवी फिर सो गई। उसकी इस बात पर विक्रम ने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए पूछा, फुग्गी क्या चाहिए तुम्हें, क्या ले रही हो तुम? इस पर आरवी ने आंखें बंद किए हुए ही उसी तरह नींद में कहा, आपके लिप्स वो बहुत टेस्टी है, अभी आरू को वो और चाहिए। आरवी की बात सुनकर विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे याद आया कि अभी रात में जब वो आरवी को किस कर रहा था तभी वो सो गई थी। फिर अगले ही पल विक्रम ने खुद से कहा, ओ गॉड, इसका मतलब ये लड़की अभी अपने ड्रीम में मेरा किस फील कर रही है, क्या सच में? ये ख्याल आते ही अचानक विक्रम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने आरवी के चेहरे पर हल्के हाथों से थपथपाते हुए कहा, हे लिटिल गर्ल, अगर तुम्हें वो और चाहिए तो उसके लिए तुम्हें आंखें खोलने पड़ेगी, फिर तुम अच्छे से उसे ले पाओगी। विक्रम की बात सुनकर आरवी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें खोल दी और उसकी नींद से भरी नीली आंखें सीधे विक्रम के चेहरे पर पड़ी, जो कि उसी के ऊपर हल्का सा झुका हुआ था। एक पल दोनों एक दूसरे को शांति से देख रहे थे। तभी अचानक आरवी में अपनी हथेली आगे करते हुए कहा, खोल दी आंखें, अब दो मुझे। आरवी की इस हरकत पर विक्रम की आंखें छोटी हो गई। वो एक नज़र कभी उसकी नन्ही हथेलियां को देखता तो कभी उसके मासूम से पाउट बने चेहरे को। आरवी ने हाथ ऐसे आगे बढ़ाया था जैसे वो कोई चॉकलेट या कैंडी मांग रही हो। तभी विक्रम के दिमाग में कुछ सूझा और वो आरवी के ऊपर थोड़ा और झुका। वहीं आरवी अपनी बड़ी बड़ी पलक लगातार झपकते हुए उसी को देख रही थी। फिर विक्रम अपने दोनों हाथ उसके आजू बाजू रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें अपने सारे काम खुद से करनी चाहिए? पूरे 19 ईयर की हो गई हो तुम, तुम्हें जो चाहिए तुम खुद से ले सकती हो। विक्रम की बात सुनकर आरवी के चेहरे पर तुरंत ही स्माइल आ गई और उसने कहा, क्या सच में? मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकती हूँ। इस विक्रम ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। तभी अगले ही पल आरवी ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखा और उसे धक्का देते हुए बेड से उठ गई और चहकते हुए बोली, इसका मतलब अब मैं अपनी फेवरेट कैंडी खा सकती हूँ, जो कि कल मैंने किचन के फ्रिज में देखी थी। अब आरू को पूरी कैंडी मिल जाएगी। कहते हुए वो खुशी से उछलने लगी। वहीं उसकी इस हरकत से विक्रम की आंखें फिर से छोटी हो गई, साथ ही साथ वो स्पीचलेस भी हो गया। मतलब कहाँ उसने सोचा था कि आरवी नींद से जागने के बाद उसे किस करेगी, लेकिन आरवी तो उठते ही सब कुछ भूल गई। बेचारा विक्रम अपना सर झटकते हुए बिस्तर से उठ गया और आरवी को देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, तुम्हें जो जो चाहिए तुम ले लेना, लेकिन अभी फिलहाल जाओ और फ्रेश होकर आओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। उसकी बात सुनकर आरवी खुश होते हुए वॉशरूम की ओर चली गई। वही विक्रम अपना लैपटॉप ऑन कर रख वहीं सोफे पर बैठ गया और कुछ काम करने लगा। करीब 1 घंटे बाद आरवी फ्रेश होकर आई। फिलहाल उसने एक टॉम एंड जेरी की ढीली सी टी शर्ट और बेहद लूज पजामा पहन रखा था। आज उसने हेयर वॉश किया था, जिसे वो मिरर के सामने सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तभी विक्रम की नज़र अचानक से उस पर जाती है तो उसे देखकर विक्रम अपने सर पर हाथ रख लेता है, क्योंकि आरवी अपने बाल सुलझा कम रही थी बल्कि उन्हें उखाड़ ज्यादा रही थी। देख विक्रम ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसकी ओर बढ़ गया। सबसे पहले उसके पास जाकर उसने आरवी से कॉम लेते हुए बोला, इसे ऐसे नहीं करते, रुको मैं करता हूँ। कहते हुए उसने आरवी को पहले चेयर पर बैठाया और खुद हेयर ड्रायर लेकर आया। फिर विक्रम ने आरवी के लंबे गीले बालों को सुखाया, फिर उन्हें कंघी की ओर पिन लगाया। उसके बाद वो उसे लेकर नीचे डाइनिंग एरिया में चला गया, जहां दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, जिसे विक्रम ने ही आरवी को कराया। उसके बाद वो उसे लेकर हॉल में आ गया। अभी वो दोनों हॉल में आए ही थे कि तभी मेंशन का डोर बेल बजा और एक सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोला, जहां से एक लगभग 24 से 25 साल की लड़की अंदर आई।
लड़की देखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी किसी सॉलिड मैन के जैसी थी। उसने इस वक्त फुल ब्लैक आउटफिट बियर कर रखा था। उसकी कमर में गन थी। वो लड़की सीधी चलकर हॉल में आई, जहां इस वक्त विक्रम और आरवी मौजूद थे। उसने अंदर आते ही अपना पिट्टू बैग और कमर से गन निकालकर सोफे पर रखा और खुद भी सोफे पर पसर गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जंग लड़कर आ रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा थकी गई हो। उसे ऐसा करता देख आरवी झट से अपनी जगह खड़ी हो गई और घबराते हुए बोली, गैंगस्टर, ये कौन है? और ये हमारे घर में क्या कर रहा है? क्या ये मुझे मार देगी? नहीं नहीं, आज तो मेरा बर्थडे है, मुझे नहीं मारना, प्लीज मुझे। विक्रम ने उसे ऐसा करता देखा तो समझ गया कि आरवी क्यों इतना डर रही है, जिस वजह से उसने उसका हाथ पकड़ कर अपनी गोद में बैठा लिया और उसे शांत करते हुए उसका चेहरा सहलाकर बोला, ऐसे डरो नहीं फुग्गू, ये कोई बैड पर्सन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी नई दोस्त है जो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। क्या तुम इससे दोस्ती नहीं करना चाहोगी? विकाराम ने आरवी को काफी प्यार से समझाया। वही अपनी तिरछी नजरों से उस लड़की को घूरते हुए उसे गन छिपाने का इशारा किया। वही वो लड़की जो कि आरवी को अपनी हैरान नजरों से देख रही थी, वो विक्रम का इशारा तुरंत समझ गई और उसने धीरे से गन को अपने बैग में डाल दिया। तभी उसके कानों में आरवी की आवाज आई, एवी का ब्लैक पर्ल। विक्रम ने उसे ऐसा करता देखा तो समझ गया कि आरवी क्यों इतना डर रही है, जिस वजह से उसने उसका हाथ पकड़ कर अपनी गोद में बैठा लिया और उसे शांत करते हुए उसका चेहरा सहलाकर बोला, ऐसे डरो नहीं फुग्गू, ये कोई बैड पर्सन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी नई दोस्त है जो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। क्या तुम इससे दोस्ती नहीं करना चाहोगी? विक्रम ने आरवी को काफी प्यार से समझाया। वहीं अपनी तिरछी नजरों से उस लड़की को घूरते हुए उसे गन छिपाने का इशारा किया। वही वो लड़की जो कि आरवी को अपनी हैरान नजरों से देख रही थी, वो विक्रम का इशारा तुरंत समझ गई और उसने धीरे से गन को अपने बैग में डाल दिया। तभी उसके कानों में आरवी की प्यारी सी आवाज आई, क्या सच में ये मेरे लिए यहाँ आई है? क्या ये मुझसे दोस्ती करेंगी, मेरी फ्रेंड बनेगी, मेरे साथ मस्ती भी करेगी? इस पर विक्रम ने हाँ कर दिया। तो आरवी ने फिर से पूछा, तो फिर इनका नाम क्या है और ये कौन है? क्या अब ये हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेंगे? इसके जवाब में विक्रम ने उसे लड़की से आरवी का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, फुग्गी, तुम इन्हें नहीं जानती, पर शायद इसके डैड को जानती होगी। वो तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड है, पवन अंकल, ये उनकी बेटी है, आर्या सिंह। विक्रम की बात सुनकर आरवी ने थोड़ा सोचते हुए मासूमियत से कहा, नहीं, मुझे तो याद नहीं, पर कोई बात नहीं, अगर मुझे अंकल याद नहीं तो मैं उनकी बेटी से ही फ्रेंडशिप कर लूंगी। ये कहते हुए आरवी विक्रम की गोद से उठी और सामने बैठी आर्या के सामने जाकर हाथ आगे बढ़ते हूँ एक क्यूट स्माइल के साथ बोली, हेलो, मेरा नाम है आरवी और आपका नाम मुझे पहले ही पता चल गया। उसकी बात सुनकर सामने बैठी आर्या ने मुस्कुरा दिया और हाथ आगे बढ़कर उसके हाथ से मिलते हुए प्यार से बोली, नाइस टू मीट यू आरू। आरू शब्द सुनकर आरवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने खुश होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि मेरा नाम आरू है? क्योंकि ये नाम तो मुझे सिर्फ मेरे डैडी ही बुलाते थे। फिर आपको ये कैसे पता चला? ये सुनकर आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये तुम्हारा नाम का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर आरवी खिलखिलाकर हंस दी। तभी विक्रम अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, फुग्गी, अब तुम इसे पूरा घर दिखा दो और जो कमरा तुम्हें पसंद आए वो इसे दे देना, क्योंकि अब ये हमारे साथ ही रहेगी। फिर उसने आर्या की ओर देखते हुए कहा, और तुमसे जो कहा है वो कर देना और शाम को वक्त पर लोकेशन पर पहुंच जाना। उसकी बात सुनकर आर्या ने बस हाँ में सर हिलाया और विक्रम वहां से निकल गया। वहीं आरवी को उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं था, वो बस एक्साइट थी और विक्रम के जाने के बाद उसने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे पूरा मेंशन दिखने लगी। वहीं आर्या बहुत ही प्यार से आरवी को देख रही थी और उसकी बातों का प्यार से जवाब भी दे रही थी। आर्या सिंह, 25 साल की उम्र, 5 फुट 6 इंच की हाइट, दिखने में सर उंदर पर शख्सियत से डेंजर। पवन सिंह, विनोद आहूजा के असिस्टेंट आर्य ही की बेटी है। विनोद के मरने के बाद पवन ने ही विक्रम की परवरिश की, विदेश ले जाकर, और आर्य भी उन्हीं के साथ पली बड़ी है। आर्या के मॉम डैड ने ही विक्रम का ख्याल रखा और वो दोनों साथ ही अंडरवर्ल्ड में काम करते हैं। जहां विक्रम अंडरवर्ल्ड का किंग है तो वही आर्य उसका राइट हैंड टू फोर। इल्हाल वो एक मिशन पर थी, लेकिन आज विक्रम ने उसे आरवी के लिए यहां पर बोल आ लिया, जिस वजह से उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और सीधे यही आ गई। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन। सुबह के वक्त प्रमोद की गुस्से भरी आवाज मेंशन में गूंज रही थी। प्रमोद बेहद गुस्से में, बहुत हवा में उड़ रहा है वो मेरे पैसों पर।
आज के आज मैंने उसकी औकात उसे याद में दिला दी तो मेरा नाम भी प्रमोद आहूजा नहीं। उसे क्या लगता है कि वह मुझे ई पार्टी में इनवाइट करेगा और मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा? हरगिज नहीं, कभी नहीं। दरअसल प्रमोद विक्रम के दिए गए इनविटेशन पर भड़का हुआ था। तभी सोमित ने आगे आते हुए उसे शांत कराकर कहा, रिलैक्स डैडी, आखिर आप इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि इस पार्टी में हमें बहुत अच्छा मौका मिलेगा उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाने का। हम एक अच्छा सा मौका देखकर उस पागल लड़की से इस पर साइन करवा लेंगे। फिर ना तो वो लड़का कुछ कर पाएगा और ना ही कानून। फिर ये सारी धन दौलत ऑटोमेटिक हमारे नाम हो जाएगी और तब हम उस सो कॉल्ड गैंगस्टर को उसकी औकात दिखाएंगे जो इतने सालों से हमारे पैसों पर ऐश कर रहा है। सोमित की बात सुनकर प्रमोद शांत हो गया। उसे सोमित की बात लॉजिक वाली लगी, जिस पर प्रमोद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, फिर आज की शाम हम उस पार्टी में जरूर जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी उस लड़की की जिंदगी की पहले और आखिरी पार्टी होने वाली है, क्योंकि उसके बाद उसका रईसपति एक बार में ही भिखारी बन जाएगा। फिर आगे प्रमोद ने मिस्टीरियस वॉइस में कहा, और हम तो पार्टी में टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पहुंच पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। कहते हुए प्रमोद मक्कारों की तरह जोर से हंसने लगा। वही सोमित भी उसकी इस हंसी में शामिल था। वही किचन में खड़ी प्रेमा चुपचाप अपने बेटे और पति की बात सुन रही थी। वही मानवी कॉलेज गई हुई थी, वो घर पर मौजूद नहीं थी। देखते देखते इसी तरह शाम हो गई। अब से ब्लैक पर्ल मेंशन आरवी और आर्या फिलहाल एक कमरे में मौजूद थी, जहां पर इस वक्त आरवी मिरर के सामने ड्रेसिंग टेबल पर मुंह बनाए बैठी थी। वही कमरा की बिस्तर पर ढेर सारे ब्रांडेड और फैंसी कपड़े रखे हुए थे। वही एक मेकअप आर्टिस्ट इस वक्त आरवी को रेडी कर रही थी, जिसे आर्या इंस्ट्रक्शन दे रही थी। फिलहाल आरवी का मुंह इसलिए बना था क्योंकि उसे कोई बात नहीं रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। बस आर्या ने उसे इतना बताया कि अभी उसके लिए एक सरप्राइज है। उधर सुबह का गया विक्रम अभी तक वापस नहीं आया था, जिस वजह से आरवी उससे और भी ज्यादा नाराज थी। वही मेकअप आर्टिस्ट अपना काम अब कर चुकी थी। फिर आर्या ने आरवी के लिए ड्रेस सेलेक्ट की और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आरवी तैयार हो गई। शाम के करीब 7 बजे एक 7 स्टार बेहद लग्जरियस होटल, जो कि बिल्कुल नया नया था। इसके फ्रंट पर बेहद स्टाइल से डायमंड स्टोन के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवी का ब्लैक पर्ल। एकदम थर्ड क्वालिटी के गुंडे लग रहे हो तुम लोग। फिलहाल आरवी का मुंह इसलिए बना था क्योंकि उसे कोई बात नहीं रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। बस आर्या ने उसे इतना बताया कि अभी उसके लिए एक सरप्राइज है। उधर सुबह का गया विक्रम अभी तक वापस नहीं आया था, जिस वजह से आरवी उससे और भी ज्यादा नाराज थी। वही मेकअप आर्टिस्ट अपना काम अब कर चुकी थी। फिर आर्या ने आरवी के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट की और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आरवी तैयार हो गई। उसके तैयार होने के बाद आर्या भी तैयार हुई और फिर आरवी के साथ वहां से निकल गई। शाम के करीब 7 बजे एक 7 स्टार बेहद लग्जरियस होटल, जो कि बिल्कुल नया नया था और काफी ब्यूटीफुल डेकोर भी था, जैसे कि यहाँ पर कोई पार्टी की तैयारी हो। वही इसके फ्रंट पर बेहद स्टाइल से डायमंड स्टोन के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवी का ब्लैक पर्ल। इस शानदार होटल के बड़े से हॉल में इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जमा थे, जो काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस थे। वो हॉल काफी बड़ा और खूबसूरती से सजा हुआ था, जहां सभी के बैठने के लिए राउंड शेप में कई सारे टेबल्स और उनके आसपास चेयर्स रखी हुई थी। वहीं हल्के एक कॉर्नर में बार काउंटर, दूसरी साइड के कॉर्नर में म्यूजिक सिस्टम विद बैंड और उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था। सारे गेस्ट आराम से अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी स्टेज पर माइक लिए रोनित सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, सो लेडीज एंड जेंटलमैन्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत ही जल्द इस होटल के ओनर आप सबसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए आप सब लोग एंजॉय करिए। इतना कहकर रोनित स्टेज से नीचे आ गया। वो जैसे ही नीचे आया तभी भीमा जल्दी से उसके पास आकर थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, सर, बॉस का कॉल नहीं लग रहा और आज तो बॉस वैसे ही कहीं गए हुए हैं, वो भी बिना गार्ड के, क्योंकि सारे मेहमान आ चुके हैं और जल्दी ही मंत्री जी आने वाले हैं। बॉस का ये होना बहुत जरूरी है। ऊपर से लेडी बॉस भी बस पहुंचने ही वाली है। अगर वो बॉस के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें ढूंढना चाहिए? भीमा की बात सुनकर रोनित मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, उफ भीमा, तुम्हें बॉस के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने टाइम पर आ जाएंगे। और रही बात गार्ड्स की, तो बॉस गार्ड सिर्फ शो ऑफ के लिए रखते हैं। बाकी अपने दुश्मनों से लड़ाई तो उन्हें अकेले लड़ने में मजा आता है। उन्हें कोई हाथ लगा सके ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सो यू डोंट वरी एंड एंजॉय द पार्टी। मैं चला मंत्री जी के स्वागत के लिए। कहते हुए रोनित वहां से निकल गया।
वही भीमा भी सिक्योरिटी चेक करने निकल गया। इधर दूसरी तरफ एक सुनसान जंगल के रास्ते पर एक थार काफी स्पीड में आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से उसे सामने से आ रही 4 ब्लैक स्कॉर्पियो ने घेर लिया। न चाहते हुए भी थार में बैठे इंसान को ब्रेक लगाना पड़ा। अभी वो इंसान कुछ समझ पाता कि सामने की स्कॉर्पियो से करीब 15 से 20 लोग हाथों में कई तरह ई औजार लिए बाहर निकले। उनके हाथों में हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट और भी ना क्या क्या देसी औजार था। गाड़ी से निकलते ही वह लोग उस थार के सामने आकर खड़े हो गए। थार के अंदर इस वक्त एक इंसान बैठा हुआ था जो खुद ही ड्राइव कर रहा था। वह वो लोगों को देखकर मुस्कुराया। तभी सामने खड़े एक लड़के ने ऊंची आवाज में चिल्लाते थार के अंदर बैठे हुए इंसान से कहा, अबे ओ, डर गया। अब जल्दी से जल्दी गाड़ी के बाहर निकल, वरना अगर हमने निकाला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर थार के अंदर बैठा इंसान चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए बड़ी ही स्टाइल से गाड़ी से बाहर निकाला और सामन आकर थार की बोनट पर उछलकर बैठ गया और अपना चश्मा निकलते हुए बोला, तो बताइए जनाब, क्या तकलीफ है आप लोगों को? इस तरह से रास्ता रोकने की वजह जान सकता हूं मैं? उसकी इस बात पर सामने मौजूद उन लोगों में से एक दूसरा लड़का आगे आते हुए बोला, अच्छा बेटा, हमारे सामने एटीट्यूड दिखा रहा है। अभी जब हम सब तुझे तकलीफ देंगे तब तुझे पता चलेगा हमारे रास्ता रोकने की वजह हो। इस लड़के की बात सुनकर बोनट पर बैठा लड़का जोर जोर से हंसने लगा। लिटरली उसे अपनी हंसी रोकी नहीं जा रही थी। कुछ 1 मिनट हंसने के बाद उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, सीरियसली बेटा, भाई कौन से एंगल से मैं तुझे बेटा नजर आता हूँ? हाँ, माना कि तेरी उम्र मुझसे ज्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं तुझे अंकल बुलाऊं। और क्या कहा तुमने, तुम मुझे तकलीफ दोगे? हाँ, व्हाट अ जॉक। ये कहते हुए अचानक से उसकी आवाज सीरियस हो गई और उसने बोनट से नीचे उतरते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके कहा, विक्रम वर्धान, आई एम श्योर कि तुम्हारे सो कॉल्ड बॉस ने तुम लोगों को मेरा ये नाम जरूर बताया होगा, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता कि विक्रम वर्धान लोगों को तकलीफ देने के लिए बना है। विक्रम की ये बात सुनकर सामने मौजूद उन लड़कों में से एक लड़का आगे आते हुए बोला, क्या बे, तुझे दिखाई नहीं देता तू अकेला है और हम 20? ऊपर से तू निहत्था और हमारे पास कई तरीके के हथियार। तू हम लोगों के सामने 20 मिनट भी नहीं टिक सकता, तो तू क्या खाक हमें तकलीफ देगा? उसकी इस बात पर विक्रम एक बार फिर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, वैसे क्या था, तुम लोग किसी खेल के मैदान से आ रहे हो या यहां से जाने के बाद तुम लोगों को किसी गेम में पार्टिसिपेट करना है? नहीं यार, मतलब यार, अपनी ना सही मेरी तो इज्जत कर लेते। एक गैंगस्टर को मारने के लिए तुम लोग देसी स्टाइल का डंडा, हॉकी, बैट ये सब लेकर आए हो। छी, कोई देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? एकदम थर्ड क्वालिटी के गुंडे लग रहे हो तुम लोग। अब हटो मेरे रास्ते से, बहुत वक्त बर्बाद कर दिया मैंने तुम लोगों पर। कहते हुए विक्रम ने अपने गॉगल्स पहने और अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। वहीं उसकी कहीं ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे के सारे आदमी गुस्से से आग बबूला हो गए और एक न अपने हाथ में ली हुई हॉकी स्टिक को सामने जा रहे विक्रम के पीछे से सर पर वार कर दिया। लेकिन अभी वो हॉकी स्टिक विक्रम के सर पर लगती कि उससे पहले ही विक्रम ने एक झटके से पीछे मोड़ते हुए उसका कलाई को पकड़ा और हवा की तेजी के साथ उसके हाथ को उल्टे डायरेक्शन में मोड़कर एक ही बार में तोड़ दिया। वहीं उसे आदमी की एक जोरदार चीज उसे पूरे जंगल में गूंज गई। उसे आदमी की इतनी भयावह चीख सुनकर बाकी 19 क्रोएशियाई कूने लोग एक साथ अपने कदम पीछे ले लिए। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये उनके अंदर का डर ही था जिस वजह से ऑटोमेटिक उनके कदम पीछे हो गए। तभी विक्रम ने उसे हाथ टूटे हुए आदमी के पेट में एक जोरदार लात मारते हुए दांत पीसकर कहा, 2 कौड़ी के गुंडे, क्या तुझे लड़ने का नियम कायदा मालूम नहीं? तुझे इतना भी नहीं पता कि किसी के पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए? वैसे क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं बताता हूं। ये कहते हुए विक्रम ने एक जोरदार पंच उसके पेट में मारा जिससे कि वो आदमी दूर जा गिरा। फिर विक्रम आगे बोला, किसी के पीठ पीछे इसलिए नहीं मारना चाहिए कि अगला बंदा आगे मुड़ेगा तो तेरी जिंदगी की सामत आ जाएगी। विक्रम वर्धान की टेरिटरी पटरे पार्टी में धमाका। उस आदमी की इतनी भयावह चीख सुनकर बाकी 19 क्रोएशियाई कूने लोगों ने एक साथ अपने कदम पीछे ले लिए। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये उनके अंदर का डर ही था जिस वजह से ऑटोमेटिक उनके कदम पीछे हो गए। तभी विक्रम ने उस हाथ टूटे हुए आदमी के पेट में एक जोरदार लात मारते हुए दांत पीसकर कहा, 2 कौड़ी के गुंडे, क्या तुझे लड़ने का नियम कायदा मालूम नहीं? तुझे इतना भी नहीं पता कि किसी के पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए? वैसे क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं बताता हूं। ये कहते हुए विक्रम ने एक जोरदार पंच उसके पेट में मारा जिससे कि वो आदमी दूर जा गिरा। फिर विक्रम ने उसे घूरते हुए आगे कहा,
किसी के पीठ पीछे इसलिए नहीं मारना चाहिए कि अगला बंदा पीछे मुड़ेगा तो तेरी जिंदगी की सामत आ जाएगी। ये कहते हुए विक्रम किसी बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा और देखते ही देखते अगले 9 मिनट में उसने उन 1900 को धूल चटा दिया। किसी के हाथ टूटे तो किसी का पैर, किसी का सर फूटा तो कोई अधमरा ही हो गया। उन सब की हालत बिगाड़ने के बाद विक्रम ने अपने दोनों हाथ झड़कते हुए एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, वेल तुम लोग चाहे तो, मगर तुम्हारे लिए एक फोन कॉल कर सकता हूं मैं, पर डिसाइड तुम लोगों को करना होगा। एम्बुलेंस को कॉल करूं या तुम्हारे बॉस को? विक्रम की बात सुनकर सारे के सारे दर्द भरी आवाज में एक साथ चिल्लाए, एम्बुलेंस। उनकी इस बात पर विक्रम और भी ज्यादा तेज है हंसने लगा और फिर उसने एक फोन कॉल किया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और अपने पास पड़े दर्द से तड़प रहे उन आदमियों से बोल, वैसे तुम लोग मुझे जितना अच्छा समझते हो मैं उतना भी अच्छा हूं नहीं, क्योंकि अब एम्बुलेंस तो तुम्हारे लिए आएगी और तुम लोग अस्पताल नहीं जाओगे तो विक्रम वरदान की टेरिटरी में, जहां तुम्हारा भरपूर इलाज होगा। यह कहते हुए विक्रम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसके बाद वो सीधा वहां से निकल गया। दूसरी तरफ होटल एवी का ब्लैक पर्ल। इधर पार्टी अपनी जोरों जोरों पर थी, वहीं अब तक पार्टी में प्रमोद और सौमित भी आ चुके थे। फिलहाल दोनों बार काउंटर पर खड़े ड्रिंक कर रहे थे। वही ड्रिंक करते हुए प्रमोद ने हल्के गुस्से में कहा, पता नहीं ये वकील कहाँ मर गया। बोला था कि टाइम पर आ जाए पेपर से लेकर, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सुमित ने वाइन के एक घूंट भरते हुए कहा, रिलैक्स डैड, सामिर अंकल आते ही होंगे, आप फिक्र मत करिए, और वैसे भी हमें एंजॉय करना चाहिए क्योंकि पार्टी का होस्ट तो आने से रहा, अब तक तो उसका काम हो गया होगा। अब बस मुझे तो इंतजार है अपनी प्यारी बहना का। आखिर मैं भी तो देखूं कि इस 3 दिनों में कैसा रंग बदला है उसका, हमें पहचानती भी है या नहीं। ये कहते हुए वो हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर प्रमोद भी मुस्कुरा दिया और दोनों ड्रिंक करने लगे। वहीं हाल के दूसरी तरफ एक प्राइवेट एरिया में, उस एरिया को कम से कम 15 से 20 गार्डों ने हाथों में गन लिए घेर रखा था। वहीं उनके बीचों बीच एक राउंड शेप के टेबल पर एक लगभग 50 से 55 के उम्र के बीच का आदमी बैठा था। वहीं उसके पीछे एक 40 साल का आदमी भी खड़ा था। वहीं उनके सामने की चेयर पर इस वक्त रोनित बैठा था, जो कि उन्हें ड्रिंक का सर्वे कर रहा था। तभी उसे 50 साल के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, का बात है असिस्टेंट बाबू, का इरादा है आपका? कहूं ऐसा तो नहीं कि हमको नशे में चूर करके आओ आप हमारा वीडियो बना ले, फिर बाद में हमको ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा ले। वैसे भी बड़ी मुश्किल से हमने पार्टी में अपनी जगह बनाई है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में हमका लेने के देने पड़ जाए। कहते हुए मंत्री चरणजीत सिंह ने ड्रिंक के गिलास उठा ली। वहीं उनकी यह बात सुनकर रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं सर, हम भला आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे, हम तो बस आपकी खातेदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहते। बाकी अगर आपको ड्रिंक नहीं करनी तो हम कुछ और मंगाते हैं, जो भी आपको पसंद हो। कहते हुए उसने विंक कर दिया। रोनित की ये डबल मीनिंग वाली बात सुनकर मंत्री जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, लगता है हमारी जिम्मेदारी खास आपको ही दी गई है, पर हम आपको बता दें कि हमको ऐसी बैसी चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हम तो बस ये आपके बॉस से मिलने आए हैं, जो कि फिलहाल हमको कहीं नजर नहीं आ रहे। इस पर रोनित ने जवाब देते हुए कहा, बॉस बस रास्ते में ही है, आते ही होंगे, तब तक आप आराम से पार्टी एंजॉय करिए। कहते हुए रोनित ने उनके गिलास एक बार फिर भर दी। वही हॉल में अभी सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी होटल के बाहर 3-4 लग्जरी कार एक साथ आकर रुकी, जिनमें से गार्ड निकालकर बीच की एक रोल्स रॉयस को घेर कर खड़े हो गए। तभी उसे रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला, जिसमें से आर्या अपने ब्लैक कलर के 1 पीस ड्रेस में बाहर आई। आर्या उसे ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। वहीं आसपास के लोगों की नजर उसे पर टिक गई, लेकिन उनकी नजरें उसे पर ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाई, क्योंकि उनकी नजरें दूसरी तरफ से निकलने वाली आरवी पर जा ठहरी। आरवी ने इस वक्त रेड कलर की हाई वॉल्यूम वाला प्रिंसेस गाउन पहन रखा था। उसके लंबे बालों का फैंसी बन बना हुआ था। चेहरे पर न्यूड मेकअप के साथ वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिससे कि कोई भी अपनी नजरें उसे पर से हटा नहीं पा रहा था। हालांकि अभी किसी को पता नहीं था कि वो कौन है। वहीं इतने सारे लोगों की नजरें खुद पर महसूस होते ही आरबी के हाथ पांव कांपने लगे। लेकिन तब आर्या ने आगे बढ़कर उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और उसे लेकर होटल के अंदर बढ़ गई। वही अब तक समीर रजा भी आ चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रमोद को कोई पेपर्स नहीं दिया था। वहीं आरव जैसे ही अंदर आई तो प्रमोद की नजर उस पर पड़ी। आरबी इस वक्त कई सारे गार्ड्स से घिरी हुई थी। वहीं आर्या ने भी उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। आरवी का ये बदला हुआ अंदाज देखकर प्रमोद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
कहाँ उनके पास आरवी बिल्कुल नॉर्मल सी हालत में रहती थी, वही आज वो किसी क्वीन से कम नहीं नजर आ रही थी, जिसको छूना तो दूर कोई उसके आसपास भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रमोद को ये मंजूर नहीं था। उसने आरवी को एक नज़र घूमते हुए शामिर से कहा, वकील साहब, वो पेपर जल्द से जल्द मुझे दीजिए, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। आज के आज ही मैं ये सारा किस्सा खत्म कर दूंगा। शामिर, मैं जैसे ही प्रमोद की बात सुनी, उसके चेहरे पर ना दिखने वाला गुस्सा उभर आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए प्रमोद को एक पेपर की फाइल पकड़ा दी। वही प्रमोद ने आओ देखा न ताओ वो पेपर्स लेकर सीधे आरवी की ओर बढ़ गया। तो क्या होने वाला है इस पार्टी में? क्या प्रमोद करवा लेगा आरवी से सिग्नेचर, या वक्त पर पहुंचकर विक्रम दिखाएगा कोई नया कारनामा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए कहानी में आगे तक। मुझे कभी पनिशमेंट नहीं देंगे, कभी टॉर्चर नहीं करेंगे। आरवी का ये बदला हुआ अंदाज देखकर प्रमोद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यही हाल सोमित और वकील सामिर का भी था। वही प्रमोद ने मन में सोचा कि कहाँ उनके पास आरवी बिल्कुल बेकार सी हालत में रहती थी, वहीं आज वो किसी क्वीन से कम नहीं नजर आ रही थी, जिसको छूना तो दूर कोई उसके आसपास भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रमोद को ये मंजूर नहीं था। उसने आरवी को एक नज़र घूरते हुए शामिर से कहा, वकील साहब, वो पेपर जल्द से जल्द मुझे दीजिए, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। आज के आज ही मैं ये सारा किस्सा खत्म कर दूंगा। शामिर ने जैसे ही प्रमोद की बात सुनी, उसके चेहरे पर ना दिखने वाला गुस्सा उभर आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए प्रमोद को एक पेपर की फाइल पकड़ा दी। वही प्रमोद ने आव देखा न था वो पेपर्स लेकर सीधे आरवी की ओर बढ़ गया। वहीं आरवी आर्या और गाइस के साथ अभी हॉल के सेंटर में एक टेबल पर बैठने जा। फिर ठीक है। तभी पीछे से प्रमोद ने एक तिरछी स्माइल के साथ मगर बनावटी प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे आरवी बेटा, कैसी है मेरी बच्ची? आरवी ने जैसे ही ये आवाज सुने अचानक से वो अपनी जगह जम गई। उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए, उसकी पकड़ अपन एक गाउन पर कश गई। तभी पीछे से प्रमोद ने आगे आते हुए कहा, बेटा क्या तुम अपने अंकल से अभी भी नाराज हो? ये कहते हुए प्रमोद जैसे ही आरवी के पास आने को हुआ, वैसे ही विक्रम के गार्डों ने उसे रोक दिया। ये देख प्रमोद की भौहें चढ़ गई। वही आरवी धीरे से पीछे मुड़े और जैसे ही उसने प्रमोद को देखा वो बुरी तरह से पैनिक करने लग गई। उसने कसकर आर्य का हाथ पकड़ लिया। वहीं आर्या ने प्रमोद को अच्छे से पहचान लिया। तभी प्रमोद ने हल्के तेज आवाज में आरवी से कहा, आरवी बेटा क्या तुम देख नहीं रही कि कैसे ये लोग मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रहे हैं? तुम इन्हें हटने को बोलो, मुझे तुमसे मिलना है। प्रमोद की ये आवाज सुनकर आरवी डर गई और उसने डरी हुई आवाज में उन गार्ड्स को हटने को कह दिया। तभी आर्य ने प्रमोद को घूरते हुए आरवी से पूछा, आरू क्या तुम इन्हें जानती हो? तभी प्रमोद ने आरवी के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए मक्कारी भरी आओ आज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये तो मेरी बेटी है, मेरे भाई साहब की इकलौती अमानत है ना बेटा। उनकी इस हरकत से आरवी बहुत ही ज्यादा डर रही थी। उसने आर्या का हाथ और बाजू बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था और फिर उसने डरते हुए कहा, हाँ अंकल, आप जो भी कह रहे हैं वो सच है। मैं आपकी सारी बात मानती हूँ। प्लीज आप मुझे टॉर्च। आरवी अभी अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही प्रमोद ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आओ चलो हम बैठकर बात करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने आरवी को पास की चेयर पर बैठा दिया और खुद भी उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ गए और आर्या की तरफ घूर कर देखते हुए बोले, और तुम जो कोई भी हो जाओ यहां से, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे मेरी बेटी से जरूरी बात करनी है ना बेटा? आरवी जो इस वक्त बहुत ज्यादा डर रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो वह विक्रम उसके आसपास नहीं था, दूसरा उसके सामने उसके अंकल बैठे हुए थे जिसे वह बहुत ज्यादा डरती है। बेचारी मरती क्या ना करती। इसलिए उसने अपनी डरी हुई आवाज में आर्या से कहा, प्लीज आप वही करिए जो अंकल कह रहे हैं, आप चले जाइए यहां से। उसकी बात पर आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस जलती निगाहों से प्रमोद को घूरते हुए वहां से बाहर काउंटर की ओर बढ़ गई। तभी उसके जाते ही प्रमोद ने धीरे से आरवी के हाथ का पंजा मसलते हुए दांत पीस कर कहा, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे 2 दिन में, बहुत महलों की माल लिका समझने लगी हो खुद को। तुम जानती हो ना तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। ये कहते हुई वो लगातार आरवी के कोमल हाथों के पंजे को मसल जा रहा था। वहीं उसकी इस हरकत से आरवी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कसमसाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और हल्का सिसकत हुए बोली, प्लीज अंकल मेरा हाथ छोड़ दीजिए, वरना मैं अपने गैंगस्टर को बुला लूंगी, फिर वो आपको पनिशमेंट देंगे।
आरवी की यह बात सुनकर प्रमोद जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने स्मर्क करते हुए कहा, बेटा तेरा वो गैंगस्टर पति अब बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर तू उसको बचाना चाहती है तो तुझे मेरी एक बात मानना पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं माना तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे गैंगस्टर पति को बहुत चोट लग सकती है, उसे खतरा हो सकता है। मासूम आरवी ने जैसे ही प्रमोद की बात सुनी वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसे अपने अंकल की बात पर यकीन हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में उसके अंकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। और इसी के साथ आरवी ने डरते हुए कहा, अंकल अंकल प्लीज मेरे गैंगस्टर को कुछ मत करना, आप जो भी कहेंगे मैं वह करूंगी। इस पर प्रमोद मुस्कुराया और उसने आरवी के सामने वो पेपर रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम इन सारे पेपर्स पर साइन कर दो। उसके बाद तुम और तुम्हारा पति चैन की जिंदगी जी सकते हैं। फिर मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। आरवी ने जैसे ही प्रमोद की ये बात सुनी उसने जल्दी से कहा, अंकल क्या आप सच कह रहे हैं? क्या इसके बाद आप मुझे कभी पनिशमेंट नहीं देंगे, कभी टॉर्चर नहीं करेंगे? यह सुनकर प्रमोद के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने नहीं में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन कर दिए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो क्या आरवी कर देगी इन पेपर्स पर साइन, या वक्त रहते बचा लेगा? विक्रम, इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं आप? इस पर प्रमोद मुस्कुराया और उसने आरवी के सामने वो पेपर रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम इन सारे पेपर्स पर साइन कर दो। उसके बाद तुम और तुम्हारा पति चैन की जिंदगी जी सकते हैं। फिर मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। आरवी ने जैसे ही प्रमोद की ये बात सुनी उसने जल्दी से कहा, अंकल क्या आप सच कह रहे हैं? क्या इसके बाद आप मुझे कभी पनिशमेंट नहीं देंगे, कभी टॉर्चर नहीं करेंगे? ये सुनकर प्रमोद के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने नहीं में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन कर दिए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। उसकी बात सुनकर आरवी ने जल्दी जल्दी सारे पेपर्स पर साइन कर दिया। उसके साइन कर यही प्रमोद जल्दी से वो फाइल अपने हाथों में लेकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, आज 19 साल का मेरा इंतजार खत्म हुआ। इतने सालों से मुझे जो चाहिए था, फाइनली आज सब कुछ मेरा हो गया। हाँ 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 आ उसे इस तरह से पागलों की तरह हंसता देख वहां मौजूद सारे मेहमान उसे ही देखने लगे। वहीं उसकी ये डरावनी हंसी अरबी को और ज्यादा डरा रही थी। तभी प्रमोद की हंसी में एक और हंसी शामिल हो गई। हंसी की दूसरी आवाज सुनकर चुप हो गया और उसने नजरें तिरछी करके पीछे देखा तो वहां विक्रम ब्लैक कलर का 5 पीस ब्रड एंडेड सूट पहने, जेल से सेट बॉल, एक्सपेंसिव शूज और वॉच में डेविल स्माइल के साथ 8 से 10 गार्ड्स के बीच खड़ा था। प्रमोद के साथ साथ बाकी सारी मेहमानों का ध्यान भी विक्रम की ओर खिंच गया और आप सब हाल के इस साइड आ गए। वहीं आरवी की नज़र जैसे ही उस पर गई वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अपने भारी भरकम गाउन को अपने दोनों हाथों में पकड़कर लगभग भागते हुए सीधे विक्रम के सीने से जा लगी। आरवी फिलहाल बहुत डरी हुई थी, जो लगभग कांप रही थी। उसने कसकर विक्रम की गर्दन में बाहें लपेट रखी थी। वहीं विक्रम उसके सारे हाव भाव समझ रहा था और उसने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर धीरे धीरे उसकी बैक को रब करते हुए प्यार से बोला, काम डाउन फूगी, सब ठीक है, देखो सब कुछ कितना नॉर्मल है। कहते हुए विक्रम उसे खुद से दूर करने लगा, लेकिन आरवी हिलने को तैयार नहीं थी। वो अपना चेहरा विक्रम के सीने में छुपाते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोली, नहीं गैंगस्टर, प्लीज मुझे यहां से दूर ले चलो। मुझे उनके पास फिर से नहीं जाना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। प्लीज गैंगस्टर, प्लीज गैंग। विक्रम अभी उसकी बात का कोई जवाब दे पाता कि तभी प्रमोद में शैतानी हंसी है हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, अब ये तुम्हें कहीं दूर लेकर नहीं जाएगा, बल्कि अब तुम दोनों सड़क पर जाओगे। कहते हुए प्रमोद विक्रम के पास आया और धीर ऐसे बोला, अपने आने में देर कर दी दामाद बाबू, सब कुछ लूट गया तुम्हारा, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। इतने सालों से जितने एस की जिंदगी तुमने जी है, अब तुम्हें पता चलेगी तुम्हारी असली औकात, जब तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। ये कहते हुए प्रमोद एक बार फिर हंसने लगा। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे मेहमान शॉक्ड हो गए। वहीं विक्रम के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए और उसने नकारते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी इस बात पर सोमित पीछे से आकर अपने बाप का साथ देते हुए बोला, डैड, लगता है जीजा जी फिलहाल सदमे में चले गए हैं, उन्हें आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि उनकी पागल बीवी ने उनका सब कुछ लुटा दिया है। विक्रम ने जैसे ही सौमित के मुंह से आरवी के लिए पागल शब्द सुना, उसका चेहरा गुस्से से भर आया और उसकी मूठ ठियां कस गई।
लेकिन फिलहाल आरवी उसके सीने से लगी हुई थी, जिस वजह से वो अभी भी चुपचाप अपनी जगह खड़ा था। और उसी तरह प्रमोद को देखते हुए बोला, हाँ, मुझे यकीन नहीं है आपकी बातों पर, मुझे प्रूफ चाहिए। विक्रम की बात सुनकर प्रमोद ने अपने हाथ में ली हुई फाइल को ऊपर करते हुए रौब से कहा, ये रहा प्रूफ, जीता जागता सबूत, जिसमें आरवी ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। लो, तुम चाहो तो देख सकते हो। ये कहते हुए प्रमोद ने अपने हाथ में ली हुई फाइल विक्रम की ओर बढ़ा दिया। वही विक्रम ने उसके हाथ से फाइल ले ली और अपने बगल खड़ी आर्या को थमा दिया। वही आर्या ने फाइल चेक की और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने विक्रम की ओर देखकर कहा, ऑल सेट बॉस। ये सुनकर विक्रम के चेहरे पर भी एक तिरछी स्माइल आ गई। वहीं बाकी के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी प्रमोद ने उसके यहां से फाइल छीनते हुए कहा, लगता है प्रॉपर्टी छीन जाने के गम में तुम सारे के सारे लोग पागल हो गए हो। उसकी बात सुनकर विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, बहुत शौक है ना आपको दूसरे लोगों को पागल बनाने का, पर हम सबसे बड़े पागल और बेवकूफ तो आप हैं, जिसने बिना पेपर चेक किए ही उन पर साइन करवा लिया और ऊपर से इतना खुश भी हो रहे हैं, बिना ये जाने कि उन पेपर्स में है क्या। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इन पेपर्स में साफ साफ यही लिखा है कि आरवी ने अपना सारा कुछ मेरे नाम कर दिया है। ये देखो। ये कहते हुए प्रमोद ने फाइल खोली, जिसके पहले पेज पर सिंपली प्रॉपर्टी का एक कागज था, जिस पर कुछ खास नहीं लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रमोद ने उसके बाद के पेज खोलने शुरू किया, उसके होश उड़ गए। फिर उसने जल्दी जल्दी सारे पेज पलटकर देखते हुए कहा, ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये कहते हुए प्रमोद ने 3 से 4 बार उसे फाइल के सारे पेपर्स को पलटकर देख लिया। तभी सोमित आगे आते हुए बोला, डैड जी, आप क्या कर रहे हैं? आखिर आप क्या ढूंढ रहे हैं उनमें? लाइए मुझे दिखाइए। ये कहते हुए उसने भी फाइल को चेक किया, लेकिन जैसे ही उसने फाइल के अंदर की चीजों को पढ़ा, वो भी पूरी तरह से हैरान हो गया। फिर अगले साल उसने फाइल को गुस्से में जमीन पर पटकते हुए कहा, व्हाट द हेल इज दिस? सामिर अंकल, ये सब क्या मजाक है? ये कौन से फेक पेपर्स बनाकर दिए हैं आपने? आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? सोमित को किस तरह से चिल्लाता देख वकील सामिर, जो कब से चुपचाप खड़े थे, वो गुस्से से आगे आते हुए बोले, धोखा मैंने दिया है तुम लोगों को, या तुम और तुम्हारे बाप ने दिया है मुझे? तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। आपकी आरवी में नानी के यहाँ है, जबकि वो तो पूरे उत्तराखंड में नहीं थी। और तुम लोगों ने मुझे ये सच भी छुपाया कि अब आरवी की शादी हो चुकी है। तो जब उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और रियल प्रॉपर्टी पेपर्स के मुताबिक सारा कुछ उसके पति का हो चुका है, तो मैं भला फेक पेपर्स कैसे बना सकता था? इसीलिए मैंने उसकी जगह पर मैरिज पेपर्स बना दिए। अब वो दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ है, जिस पर प्रमोद जी का लीगली साइन है गार्जियन के तौर पर।